2 जुलाई 2024 की सुबह थी। उत्तर प्रदेश के बरेली के पास होसपुरा इलाके का एक छोटा सा गांव। सुबह करीब 7 बजे एक किसान रोज की तरह अपने खेत की तरफ निकला। गन्ने का खेत, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन जैसे ही वो खेत के अंदर कुछ कदम बढ़ाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खेत के बीचों बीच एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। शरीर बिल्कुल शांत, लेकिन हालात चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बता रहे थे। डर के मारे वो किसान वहीं से भागता है, सीधे गांव के प्रधान के घर पहुंचता है और पूरी बात बताता है। प्रधान बिना देर किए पुलिस को फोन करता है। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है, खेत को घेर लिया जाता है और डेड बॉडी की शुरुआती जांच शुरू होती है। जांच में सामने आता है कि यह लाश उसी गांव की रहने वाली 45 साल की अनीता देवी की है। खबर मिलते ही अनीता का पति सोमपाल भी मौके पर बुलाया जाता है। वो डेड बॉडी को देखते ही टूट जाता है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। अनीता 1 जुलाई 2024 को अपने मायके गई थी। रात में वापस घर के लिए निकली, लेकिन पूरी रात घर नहीं पहुंची और अगली सुबह उसकी लाश खेतों में मिली। शुरुआत में ये एक नॉर्मल मर्डर केस जैसा लग रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस डेड बॉडी को क्लोजली एनालाइज करती है तो एक डिटेल उन्हें अंदर तक हिला देती है। हत्या का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसा इससे पहले कई बार देखा जा चुका था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालती है और सामने आता है एक खौफनाक सच। पिछले करीब 7 महीनों में इस इलाके में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 और मर्डर हो चुके थे। सभी विक्टिम्स महिलाएं थीं, उम्र लगभग 45 से 55 साल के बीच, और सभी की हत्या का तरीका ऑलमोस्ट सेम था। यहीं से पुलिस को समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल मर्डर नहीं है, ये एक सीरियल किलिंग पैटर्न है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 5 जून 2023 बरेली के प्रतापपुर गांव में 50 साल की कलावती की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि उसका गला दबाकर मर्डर किया गया था और स्ट्रैंगुलेशन के लिए उसी की साड़ी के पल्लू का इस्तेमाल किया गया था। गांव में डर तो फैला, लेकिन पुलिस ने इसे आइसोलेटेड इंसिडेंट मान लिया। कुछ ही दिन बाद 19 जून 2023 को पास के कुलसा गांव में 50 साल की धनवती की डेड बॉडी मिलती है। हत्या का तरीका फिर वही, गला दबाकर। लेकिन तब भी पुलिस को दोनों केस के बीच कोई क्लियर कनेक्शन नजर नहीं आया। दोनों मामलों की जांच अलग अलग एंगल से चलती रही। लेकिन 30 जून 2023 को कहानी एक नया मोड़ लेती है। आनंदपुर गांव, जो बरेली में ही पड़ता है, यहां 55 साल की प्रेमवती की डेड बॉडी मिलती है और जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हत्या का तरीका वही, विक्टिम प्रोफाइल वही। अब पुलिस को समझ में आने लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, कोई है जो एक ही तरह की महिलाओं को टारगेट कर रहा है। और वक्त के साथ ये किलिंग्स रुकने की बजाय और ज्यादा डेंजरस होती जा रही हैं। अब यहां से पुलिस के मन में स्ट्रॉन्ग डाउट पैदा हो चुका था कि ये सारे मर्डर्स कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी डेड बॉडी के पास से कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला था। ना स्ट्रगल के क्लियर मार्क्स, ना कोई वेपन, ना कोई आई विटनेस। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जिन महिलाओं की हत्या हुई थी, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, और आपस में भी इन तीनों की कोई जान पहचान नहीं निकल पा रही थी। यानी मोटिव मिसिंग था, क्लू मिसिंग था और सस्पेक्ट जीरो। पुलिस के लिए यह केस एक ब्लाइंड मेज बन चुका था। इसी कंफ्यूजन के बीच 22 जुलाई 2023 को बरेली के ही इलाके में एक और मर्डर हो जाता है। फिर वही कहानी, फिर वही गन्ने का खेत, फिर वही 50 साल से ज्यादा उम्र की महिला, और फिर वही तरीका, नाड़ी या चुनरी से गला दबाकर हत्या। अब यह चौथा मर्डर था। पुलिस अभी इस केस को प्रोसेस ही कर रही थी कि अगला झटका बहुत जल्दी लग जाता है। 7 अगस्त 2023 उसी इलाके के एक और गांव में एक और महिला की डेड बॉडी मिलती है। यह 5वां मर्डर था। पैटर्न एकदम कार्बन कॉपी। उम्र 50 के आसपास, डेड बॉडी खेत के पास, और मौत का कारण स्ट्रैंगुलेशन। अब यहां तक पुलिस के सामने एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी थी।
ये कोई रैंडम किलर नहीं है। ये कोई ऐसा शख्स है जो डिलिबरेटली सिर्फ मिडिल एज्ड महिलाओं को टारगेट कर रहा है, और वो भी एक ही तरीके से। सभी केसेस में एक क्रीपी सिमिलैरिटी थी। या तो महिला की खुद की चुनरी से गला घोंटा गया था, या फिर उसकी साड़ी के पल्लू से। कोई एक्स्ट्रा वेपन नहीं, कोई नाइफ नहीं, कोई गन नहीं, सिर्फ वही कपड़ा जो वो महिला अपने शरीर पर पहने हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्लैरिटी के बावजूद पुलिस के पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ना सीसीटीवी, ना कॉल रिकॉर्ड्स, ना कोई लास्ट सीन थ्योरी। ये सीरियल किलर जैसे हवा में घुला हुआ था। अब क्योंकि बरेली में ये मामला मैसिव पैनिक क्रिएट कर चुका था, मीडिया प्रेशर बढ़ रहा था, गांव वालों में डर फैल चुका था, तो पुलिस पर भी प्रेशर था कि किसी भी हाल में आरोपी को पकड़ा जाए। इसी दबाव में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इंटेरोगेशन हुआ, पूछताछ चली, और पुलिस को लगा कि शायद यही लोग असली कल्प्रिट हैं। इन अरेस्ट्स के बाद कुछ दिनों तक मर्डर्स रुक गए और पुलिस ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे केस कंट्रोल में आ गया हो। लेकिन यह राहत बहुत शॉर्ट लिव्ड थी। 31 अक्टूबर 2023 एक और महिला की डेड बॉडी मिलती है। बिल्कुल सेम कंडीशन, वही उम्र, वही जगह, वही तरीका। यहीं पर पुलिस को समझ आ जाता है कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा था वो गलत थे। असली किलर अभी भी बाहर घूम रहा था, और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे बरेली को दहशत में डाल दिया। 20 नवंबर 2023 फिर एक और मर्डर। 26 नवंबर 2023 फिर एक और मर्डर। अब काउंट 8 पर पहुंच चुका था। 8 महिलाएं, 8 मर्डर्स, एक ही पैटर्न, एक ही सिग्नेचर किलिंग स्टाइल। अब पुलिस को पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि जिन लोगों को उन्होंने पहले अरेस्ट किया था वो कातिल नहीं है, क्योंकि जब वो लोग जेल में थे उसी दौरान 3 और मर्डर्स हो चुके थे। यानी असली किलर अब भी खुलेआम घूम रहा था। 8 मर्डर्स की ये मिस्ट्री बरेली पुलिस के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुकी थी। जांच में बस एक ही बात सामने आ रही थी कि ये किलर बेहद शातिर है। ना कोई एविडेंस छोड़ता है, ना क्राइम सीन पर कोई गलती करता है, और सबसे डरावनी बात, आज तक किसी ने उसे क्लियरली देखा तक नहीं था। टाइम पास होता गया, दिन, हफ्ते, महीने, पूरे 7 महीने बीत गए, लेकिन पुलिस के हाथ एक भी सॉलिड क्लू नहीं लगा। हां, एक राहत की बात यह थी कि इन 7 महीनों में कोई नया मर्डर नहीं हुआ। पुलिस को लगने लगा कि शायद किलर कहीं गायब हो गया है, या फिर मर चुका है, या फिर उसने ये सब बंद कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन था। 2 जुलाई 2024 वही तारीख जिसके साथ इस कहानी की शुरुआत हुई थी। बरेली के भोजपुर गांव में अनीता देवी की डेड बॉडी मिलती है। वही खेत, वही उम्र, वही तरीका, गला दबाकर हत्या। अब कोई डाउट बाकी नहीं था, सीरियल किलर वापस आ चुका था, और यह उसका 9वां कत्ल था। इस पॉइंट पर सिचुएशन पुलिस के हाथ से निकलती हुई दिख रही थी। प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पर था। मीडिया, पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन, सबकी नजर बरेली पुलिस पर थी, और यहीं से पुलिस ने डिसाइड किया कि अब हाफ मेजर्स नहीं चलेंगे। एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नाम रखा गया ऑपरेशन तलाश। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने टोटल 22 टीम्स बनाई। अलग अलग जोन्स में टीम्स डिप्लॉय की गईं। कुछ मेल और फीमेल कांस्टेबल्स को 22 टीम्स बनाई। अलग अलग जोन्स में टीम्स डिप्लॉय की गईं। कुछ मेल और फीमेल कांस्टेबल्स को आसपास के गांवों में सिविल ड्रेस में भेजा गया। वो वहां ऐसे रहने लगे जैसे वहीं के लोकल्स हों। खेतों में काम करना, गांव की बैठकों में बैठना, रास्तों पर घूमना, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। इसके साथ ही पुलिस ने एक मैसिव सर्वेलेंस स्टेप लिया। बरेली के 25 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी गांव जहां जहां डेड बॉडीज मिली थीं, वहां 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कराए गए। खेतों के रास्ते, कच्ची पगडंडियां, गांव के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, सब कवर किया गया। और यहीं से कहानी पुष्टि की तरफ बढ़ती है। सीसीटीवी फुटेज में एक अनजान व्यक्ति बार बार नजर आने लगा। ऐसा चेहरा जिसे गांव वाले पहचान नहीं पा रहे थे। और गांव में ये बात बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। कुछ गांव वालों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इस आदमी को पहले भी इधर उधर घूमते देखा है। अकेला, चुपचाप, ज्यादा किसी से बात नहीं करता। इन इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार कराया।
कई गांवों में देखे गए डिस्क्रिप्शंस को जोड़कर एक कॉमन स्केच बना और फिर उस स्केच को सभी गांवों में रिलीज कर दिया गया। 8 अगस्त 2024 पुलिस कंट्रोल रूम में अचानक एक कॉल आती है। कॉल करने वाला घबराया हुआ था। उसने कहा, जो स्केच आपने गांव गांव लगाया है वो आदमी अभी अभी इसी गांव में देखा गया है। पुलिस ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। तुरंत टीम रवाना होती है और बताए गए गांव को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। कुछ ही देर में एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उस आदमी को देखती है उनके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। बाहर से देखने पर वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं लग रहा था। थोड़ा अजीब सा व्यवहार, चेहरा इनोसेंट और हरकतें बिल्कुल नॉर्मल नहीं। पुलिस उसे पकड़ती है और वो आदमी डरने की बजाय पुलिस से हंसी हंसी में बात करने लगता है। बड़े ऑफिसर्स से हाथ मिलाता है, कैजुअल बातें करता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वो किस सिचुएशन में है। यहीं पर कई पुलिस वालों को लगने लगता है कि शायद ये गलत आदमी है, क्योंकि जो शख्स पूरे इलाके में टेरर फैलाने वाला सीरियल किलर हो वो ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट था। पुलिस ने जिस व्यक्ति को पकड़ा था उसका नाम था कुलदीप गंगवार, उम्र 35 साल, रहने वाला बाकरपुर गांव का। और हां, पुलिस ने बिल्कुल सही आदमी को पकड़ा था। जब इंटरोगेशन शुरू हुई और बैकग्राउंड चेक निकला तब कहानी और ज्यादा डार्क हो गई। कुलदीप के पिता बाबूराम ने बताया कि कुलदीप की मां की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। इसके बाद घर में आई उसकी सौतेली मां, लेकिन सौतेली मां का व्यवहार कुलदीप के साथ कभी अच्छा नहीं रहा। घर का माहौल वायलेंट था, रोज झगड़े, रोज गाली गलौज। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि कुलदीप ने बचपन से ही अपने पिता को अपनी मां पर अत्याचार करते हुए देखा था। वही सीन, वही ट्रॉमा, बार बार। इसी वजह से कुलदीप बचपन से ही मेंटल प्रेशर में रहने लगा। उसकी सोच नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं रही। लोग उसे थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का मानते थे। वो बहुत क्लेवर नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ और ही बन रहा था। 2014 में उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। शायद सोचा होगा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। शादी के कुछ समय बाद ही कुलदीप अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। वही बिहेवियर जो उसने अपने बचपन में देखा था, वही पैटर्न रिपीट होने लगा। 2 साल तक उसकी पत्नी ने सब सहा, लेकिन आखिरकार उसने कुलदीप को छोड़ दिया, घर छोड़कर चली गई। अब जब कुलदीप पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था तो उसकी जिंदगी की परतें एक एक करके खुलने लगीं। पुलिस को पता चला कि कुलदीप कभी अपनी बहनों के यहां जाकर रहने लगता था, क्योंकि उसकी 2 बहनें थीं। कभी किसी दूर के रिश्तेदार के यहां चला जाता था। उसका व्यवहार देखकर लोग उसे थोड़ा मंदबुद्धि टाइप समझते थे, उस पर तरस खा जाते थे। कोई उसे खाना खिला देता, कोई पुराने कपड़े दे देता। कुलदीप के पास ना तो मोबाइल फोन था, ना बाइक, ना साइकिल। वो पूरी तरह पैदल ही चलता था। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि वो कभी सड़क के रास्ते सफर नहीं करता था। उसका रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वही गन्ने के खेत, वही सुनसान पगडंडियां जहां किसी की नजर नहीं पहुंचती। ये सारी बातें पुलिस को पता चल चुकी थीं, लेकिन अभी भी एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। आखिर इन 9 कत्लों के पीछे कुलदीप का मोटिव क्या था? जब इंटेरोगेशन शुरू हुई तो शुरुआत में पुलिस को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यही आदमी सीरियल किलर हो सकता है। उसकी बातें चाइल्डिश लगती थीं, रिएक्शंस ऑड थे। लेकिन जैसे जैसे कुलदीप बोलता गया, पूरी कहानी सामने आती चली गई। कुलदीप ने बताया कि जब भी वो खेतों के रास्ते चलता था और उसे कोई महिला अकेली दिख जाती थी, तो वो उससे शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता था। और जैसे ही वो महिला मना करती थी, उसके अंदर बैठा गुस्सा बाहर आ जाता था। उसने जानबूझकर 45 से 50 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को चुना, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि इस उम्र की महिलाएं ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब कोई महिला उसे साफ मना कर देती थी तो कुलदीप की ईगो हर्ट हो जाती थी और उसी पल वो महिला की साड़ी के पल्लू या चुनरी को पकड़कर उसका गला दबा देता था, बिना किसी हथियार के, बिना शोर मचाए। पुलिस कुलदीप को एक एक क्राइम सीन पर लेकर गई। खेत, रास्ते, पगडंडी, सब रिक्रिएट कराया गया और यहीं पर कुलदीप ने
6 हत्याओं का कबूलनामा किया। उसने माना कि 6 महिलाओं की हत्या उसी ने की है। बाकी 3 मामलों की जांच अभी भी पुलिस कर रही है। गांव वालों में आज भी कई लोग मानते हैं कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ लिया है, क्योंकि कुलदीप को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि यही वो इंसान है जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। लेकिन पुलिस के पास ठोस एविडेंस हैं। हर हत्या के बाद कुलदीप उस महिला का कोई न कोई सामान अपने साथ ले जाता था। कभी साड़ी के पल्लू का टुकड़ा, कभी बिंदी, कभी बालों में लगाने वाला क्लच। ये सारी चीजें कुलदीप के पास से बरामद हुईं। सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप के अरेस्ट होने के बाद एक भी ऐसा मर्डर नहीं हुआ। वो सिलसिला जो महीनों से चल रहा था, अचानक रुक गया। यही बात इस ओर इशारा करती है कि असली कातिल वहीं था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे डरावना सच ये है कि कुलदीप को देखकर कोई अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि उसके अंदर ऐसा एक साइको किलर छुपा बैठा है। तो ये थी बरेली के साइको किलर कुलदीप गंगवार की पूरी कहानी। एक ऐसा चेहरा जिस पर तरस आता था, और एक ऐसा दिमाग जिसने 9 जिंदगियां खत्म कर दीं। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सेल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।